देखिए, सबका फोकस इस बार ये है कि अगर यूपी में मान लीजिए बीजेपी अपने प्रदर्शन को बेहतर कर भी पाती है, तो क्या जेडीयू का वापस आना, नीतीश बाबू का बीजेपी के साथ आना फिर से उनको वो जादुई नंबर देगा जो पिछली बार गया था 39 आउट ऑफ 40। निर्णायक होंगी ये 8 सीटें जो इस फेज में हो रही हैं, क्योंकि 8 सीट पिछली बार एनडीए की झोली में आई थी। देखिए अंजना, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हम पूरा चुनाव हमने भी दौरा किया है कई जगह पे। अगर ये जो नई अभी एनडीए है जहां पर नीतीश कुमार वापस आ चुके हैं, तो अभी जो एनडीए है इसमें अगर कोई कमजोर कड़ी अगर आपको नजर आएगी ना, तो वो नीतीश कुमार है। कई जगहों पर हम गए हैं और नीतीश कुमार ने जो इतनी बार इधर से उधर जो किया है, इसको लेकर बहुत नाराजगी है। बहुत लोग कहते हैं कि बीजेपी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार के इधर उधर करने की वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत नीचे गई है और शायद लोगों की नाराजगी जेडीयू को लेकर भी है। इसलिए हो सकता है कि जेडीयू की कुछ सीटों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। यानी कि नीतीश कुमार जो है और उन्होंने जो किया है पिछले 4-5 सालों में, उसका खामियाजा जो है एनडीए को उठाना पड़ सकता है। एक छोटा सा प्रश्न आपसे और है, उनका इधर से उधर जाना तो खैर एक बड़ा मुद्दा है ही, उस पर चर्चा, लेकिन बिहार में आजकल नीतीश बाबू को लेकर बहुत चर्चा है, उनकी तबीयत को लेकर। वो कभी कह देते हैं कि पीएम को मुख्यमंत्री फिर से बनाना है, तो ऐसे जो फौपास कई बार उनके बोलने में हो रहे हैं, वो स्लिप ऑफ टंग है या फिर वाकई किसी परेशानी से वो गुजर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी चर्चा है और शायद ये भी प्रभाव डाले। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री की तबीयत को लेकर लगातार बिहार के सियासी गलियारे में सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत लोग कई तरह की चीजें कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे चुनाव में अगर आप देख लीजिए, नीतीश कुमार ने कई बार ऐसी चीजें बोल दी हैं, गलती से बोल दी हैं, फिर उसको कहते हैं वो स्लिप ऑफ द टंग हो गया। कभी कहते हैं कि बीजेपी या एनडीए इस बार 4 लाख सीटें जीतेंगी, फिर कोई उन्हें टोकता है पीछे से तो वो 4000 सीटें बोलते हैं, फिर कोई टोकता है तो कहते नहीं 400 के पार जाएगी बीजेपी। यानी कि 4 लाख कभी बोलते हैं, कभी 4000 बोलते हैं, कभी 400 सांसद बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो है, इसको लेकर चर्चा हो रहा है कि आखिर क्या नीतीश कुमार की तबीयत ठीक है या फिर वो किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। इसको लेकर भी लगातार जो है वो बिहार में एक चर्चा जो है वो जरूर हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये भी इस चर्चा की वजह से भी चुनाव पर इसका असर जरूर देखने को मिल सकता है कि क्या नीतीश कुमार अब शासन करने के योग्य रहे ना रहे। ये सब जो है तमाम चीजें जो है ये अब सवालों के घेरे में जरूर है, क्योंकि खासकर जिस तरीके से चुनाव में उन्होंने कई बार जो है गलतियां की हैं, स्लिप ऑफ द टंग जिसे कह दिया जाता है। ये नरेंद्र मोदी को कह रहे थे कि फिर से मुख्यमंत्री बना देंगे, तो फिर वहां पर संजय झा थे, उन्होंने उनको टोका नहीं प्रधानमंत्री बनाना है, तो फिर उन्होंने अपनी गलती सुधारी। तो ये सब तमाम चीजें और उनकी तबीयत को लेकर लगातार के जमाने में ऐसे वीडियोस बहुत वायरल होते हैं और हर किसी के पास आजकल मोबाइल है, सबके पास ये सब वीडियोस पहुंचते हैं। बहरहाल चलते हैं अभिषेक के पास, लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, स्पॉटलाइट इस फेज में वाराणसी जो कि पीएम की सीट है, गोरखपुर योगी जहां से है, इन पूर्वांचल की 13 सीटों पर रहेगी। बिल्कुल अंजना, देखिए स्पॉटलाइट जो आपने बात कही, निश्चित तौर पर वाराणसी सबसे ज्यादा चर्चा में है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक पर हैं, ध्यान मग्न हैं, तो उसकी चर्चा भी यहां पर खूब हो रही है। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री की सबसे सुरक्षित सीट में से है। कांग्रेस पार्टी लड़ जरूर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो उनके खिलाफ हैं वो कहां तक पहुंचते हैं, इस पर नजर रहेगी। पूर्वांचल को आप 2 हिस्सों में देखेंगे तो एक ऊपर का है और एक नीचे का है। एक का केंद्र अगर वाराणसी है तो दूसरे का केंद्र गोरखपुर है। वाराणसी के आसपास की 2 सीटें हैं जिस पर कि बीजेपी बहुत कड़े मुकाबले में है और अच्छी लड़ाई बीजेपी को लड़नी पड़ी है। 2 सीटें बीजेपी हार चुकी थी। वो सीटें हैं गाजीपुर और घोसी, जहां से ओम प्रकाश राजभर के बेटे घोसी से लड़ रहे हैं, राजीव राय उनके खिलाफ हैं, और जबकि गाजीपुर से जहां से अफजाल अंसारी और पारसनाथ राय हैं। ये 2 सीटें बहुत अहम हैं और इस इलाके में जहां पर प्रधानमंत्री कंस्टिट्यूंसी है उससे 1 घंटे की दूरी पर है। तो यहाँ की लड़ाई पर सबकी नजरें हैं कि क्या मुख्तार के बाद अफजाल जीत पाएंगे, क्या बीजेपी इस गढ़ में सेंध लगा पाएगी। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो अनुप्रिया पटेल है बगल में और महेंद्र नाथ पांडे की सीट है। दूसरी तरफ अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो महाराजगंज और गोरखपुर का इलाका बेहद अहम है। वहां कांग्रेस पार्टी बांसगांव की सीट बहुत अच्छा लड़ रही है,
महाराजगंज की सीट कांग्रेस पार्टी के पास है, कांग्रेस पार्टी वहां भी लड़ रही है। और कुशीनगर और गोरखपुर में भी इस बार चूंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, तो आज देखें कि जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं काजल निषाद, उनका रोता हुआ वीडियो आया कि भाई आखिर हमारा समाज हमको क्यों नहीं वोट कर रहा है और अब कब तक हमें नहीं वोट करेगा, मैं इतने सालों से लड़ रही हूँ। उसी तरीके से कुशीनगर है, महाराजगंज है और बांसगांव है। 2-3 जगहों पर बहुत अच्छी लड़ाई है। बीजेपी ने 13 में से 11 सीटें जीती थी अंजना, 2 सीटें हारी थी। इस बार बीजेपी दोनों सीटों को जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको बताएं कि लड़ाई कई जगहों पर बिल्कुल नेक टू नेक है, आमने सामने की है। इसलिए कड़ी लड़ाई में पूर्वांचल का यह संघर्ष फंसा हुआ है। यहाँ जातिवाद भी हावी है, या जातियों पर भी वोट हो रहे हैं, तो देखना यह है कि किस तरीके का ये वोटिंग होता है। इंद्रजीत कुंडू, 9 सीटें बंगाल की जो इस बार चुनावी मैदान में है, पिछली बार 9 की 9 सीटों पर टीएमसी की जीत हुई थी, बीजेपी को 0 आया था। अब बीजेपी अगर चाहती है कि 18 से आगे बढ़ना है तो ये 9 सीटें क्रूशियल होंगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर बीजेपी को अपना जो टैली है पश्चिम बंगाल में वो उसको बढ़ाना है, उसको बेहतर करना है, तो दक्षिण बंगाल स्पेशली कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता जो इलाका है जिसे तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां पे अगर वो सेंध नहीं लगा पाए तब उनका जो एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स है कि 30 सीट लाएंगे या 18 से ज्यादा करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि खुद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में अगर एक रोड शो उन्होंने किया तो वो कोलकाता, और वो भी नॉर्थ कोलकाता उत्तर का उस सीट से उन्होंने किया, जहां पे बीजेपी को लगता है कि तृणमूल कांग्रेस से आए हुए तापस रॉय, जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है, उसका अच्छा खासा चांस है। क्योंकि इसमें 2 फैक्टर है। एक, तापस रॉय खुद तृणमूल कांग्रेस से है, उनको अच्छी तरह से पता है किस तरह से ग्राउंड लेवल में चुनाव किया जाता है। जैसे ही उसी तरह से जैसे शुभेंदु अधिकारी जब 2021 के चुनाव में तृणमूल छोड़ के बीजेपी आए, और पूरी जिम्मेदारी लगता है पश्चिम बंगाल की अब शुभेंदु अधिकारी के ऊपर दिया गया है कि वो कहीं ना कहीं तृणमूल के जो कोर स्ट्रैटेजी है वहां से कुछ चीजें चुरा के बीजेपी को सक्सेसफुल बनाए। और उसी तरह से तृणमूल में भी ऐसी एक लॉबी है जो सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ है उत्तरी कोलकाता की इस सीट में। वो नहीं चाहते कि सुदीप बंदोपाध्याय जीते, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने पहले ही कहा था कि यंग कैंडिडेट्स को लाना चाहिए। कहीं ना कहीं तृणमूल के अंदरूनी जो गुटबाजी है उसके चलते बीजेपी को लगता है कि उत्तरी कोलकाता का ये एक सीट है जहां पे उनकी अच्छी चांस है। ठीक है, चंडीगढ़ का मुकाबला जल्दी से कमलजीत। देखिए, उत्तरी भारत में गर्म हवाएं चल रही हैं, यानी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। इससे पहले किरण खेर थी, अब संजय टंडन आ गए हैं और उनके सामने है मनीष तिवारी। तो यहाँ पे इंडी अलायंस है जो कि काम कर रहा है, और यहाँ पे काफी हद तक चुनौती है। खासतौर पे वो चंडीगढ़ मेयर पोल की कंट्रोवर्सी आपको मालूम होगी कि किस तरह से उसमें बड़ी तरीके से धांधली हुई थी, और एक इंप्रेशन है, एक एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की ओर है, क्योंकि उनको 10 साल हो चुके थे, काम ज्यादा हुआ नहीं। तो यहाँ पे एक तरह से इस तरह के समीकरण बन रहे हैं जहां पे कोई भी हावी हो सकता है। संजय टंडन लगातार बोलते आ रहे हैं कि मनीष तिवारी नॉन लोकल है। उनका कहना है कि पहले वो लुधियाना से थे, फिर अनंतपुर साहिब से थे। तो एक कड़ी चुनौती मिल रही है, और वही चुनौती हम देख रहे हैं पंजाब में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है। यानी कांटे की टक्कर है चंडीगढ़ में इस वक्त। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने अपने राज्य में कल 57 सीटों पर जब वोटिंग होगी उसकी पूरी कहानी दर्शकों को समझाने के लिए धन्यवाद।